अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस हफ्ते ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू एक नई सियासी मुबाहिसे को जन्म दे गई है। उनका कहना था कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे और ना ही वो किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे या फिर इसकी क़यादत करेंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तानी सियासत में विरासती क़यादत एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, अख्तर मेंगल और आसिफा भुट्टो जैसे सियासी वारिस अब न सिर्फ मंजर पर मौजूद है बल्कि मुस्तकबिल के ताकतवर दावेदार भी समझे जा रहे हैं। ये सवाल अब शिद्दत से उभर रहा है कि क्या इमरान खान वाकई विरासती सियासत के खिलाफ है या उनके बेटों के पाकिस्तान ना आने के पीछे कोई और ज्यादा संजीदा वजूहात कार फरमा है। इमरान खान का दावा है कि वो विरासती सियासत को फरोग नहीं देना चाहते और यही वजह है कि उनके बेटे सियासत से दूर हैं। ताहम नाक़दीन ये दलील देते हैं कि ये सिर्फ अखलाकी मौक़िफ़ नहीं बल्कि एक सियासी हिकमत अमली है जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात के पेश नज़र अपनाई गई है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के इस बयान को एक सियासी ड्रामा करार दिया है और कहा है कि इमरान खान का हर अमल सियासी या माली फ़ायदे से जुड़ा होता है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पीटीआई कारकुनान और उनके बच्चों को सड़कों पर कुर्बानी के लिए लाया जाता है, जबकि खुद इमरान खान अपने ख़ानदान को महफूज रखते हैं। ये तज़ाद सियासी अखलाकियात पर सवाल उठाता है। ताहम असल नुक्ता यहाँ पर जनूबी एशिया की सियासी हकीकत है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका जैसे ममालिक जो हैं, यहाँ पर कामयाब सियासी क़यादत की बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं। यहाँ सियासी सरमाए की मुंतकली अक्सर ख़ानदानी नाम के ज़रिए ही मुमकिन होती है। ऐसे में इमरान खान का अपने बेटों को सियासत से दूर रखना, चाहे नज़रियाती हो या हिफाजती, खुद उनकी जमात के मुस्तकबिल के लिए एक अहम चैलेंज है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान की गैर मौजूदगी में पीटीआई एक इदारा बनकर आगे बढ़ेगी या उनकी गैर मौजूदगी में नज़रियाती खला पैदा होगा, और क्या वो खला किसी खान के बगैर पुर हो सकेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल इमरान खान का फैसला एक नया सियासी मुअम्मा बन चुका है। पैनल में आज हमारा साथ देंगे जैगम खान, रजा रूमी, शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी साहब। पैनल के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि बेटे पाकिस्तान आएंगे ना ही वो किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। इमरान खान का ऐसा कहना है। बानी पीटीआई बेटों को पाकिस्तान आने से क्यों रोक रहे हैं? जैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के रोकने का सवाल है, उसकी तो तरदीद की है, अलीमा खान ने भी तरदीद की है और शेख वकास अकरम ने भी तरदीद की है, लेकिन वो आ नहीं रहे। इतना तो बड़ा जाहिर है कि अमेरिका से उन्होंने पाकिस्तान आना था। अलीमा खान ने कहा था कि वो पहले अमेरिका में लॉबिंग करेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब ये फ़ैसला उन्होंने क्यों किया है? ख़ुद से किया है, वालिद साहब ने कहा है, उनकी वालिदा ने कहा है, ये बात वाज़े नहीं है। अब नहीं आ रहे, क्या वजह हो सकती है? 2 मुमकिना वजूहात हो सकती है। देखिए, एक तो ये बात सामने आई है कि उनका जो नाइकॉप है, जो एक तरह का पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास, वो एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब है वो नाइकॉप को लेकर पाकिस्तान में नहीं आ सकते। अब अगर वो आएंगे तो बरतानवी पासपोर्ट के साथ आएंगे, और अगर वो बरतानवी पासपोर्ट के साथ आएंगे तो एक तो उससे पूरा तासुर ही बदल जाता है कि वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, वो एक बरतानवी शहरी के तौर पर आएंगे। तो सियासी तासुर अगर कोई हासिल करना है तो वो हासिल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो गैर मुल्की शहरी के तौर पर पाकिस्तान की इमिग्रेशन अथॉरिटी के रहमो करम पर होंगे। उन्हें रोका जा सकता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से वापस किया जा सकता है। बरतानिया हर रोज़ बहुत पाकिस्तानियों को वापस करता है। पाकिस्तान आने के बाद किसी वक्त किसी बहाने से भी उनको वापस किया जा सकता है। दूसरी बात मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी खदशात की बात है जी, वो बहुत ही अहम है। आप जहन में रखिए कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो बरतानिया की एलीट का हिस्सा हैं। उनकी वालिदा ख़तरात की तरफ इशारा कर चुकी हैं, उनकी गिरफ्तारी के ख़तरे की बात कर चुकी हैं, उन बयानात की तरफ इशारा कर चुकी हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स ने दिया है। तो इसमें इम्कान है कि उनकी वालिदा ने मना किया हो या उनको कहा गया हो कि आप नाइकॉप के रिन्यू होने का इंतज़ार करें, लेकिन आपको हमारी हुकूमत का पता है वो रिन्यू करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक बात जहन में रखिए, जो आपने
इसको सक्सेशन के साथ जोड़ा है, विरासत के साथ जोड़ा है। इस तरह के ख़तरात कि वो पाकिस्तान में आए इस हालत में, तो वो तभी लिया जाता है जब वो फैसला कर लें कि अब सियासत में आना है। आप नवाज शरीफ साहब को अगर देखें तो उनकी जिस बेटी ने सियासत में आना था उसने ही तमाम रिस्क लिए। बाकी जो उनके 3 बच्चे जो सियासत में नहीं आना चाहते थे वो बरतानिया में ही रहे, वो इस वक्त भी बरतानिया में रहते हैं और उनका वापस आने का कोई प्लान भी नहीं है पाकिस्तान में। तो इसी तरह अगर इमरान खान के बच्चे जब वो वाज़े फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में कोई रोल रखना है तो आएंगे। सही। फिर अगली बात आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। मैं एक और चीज यहाँ पे आपसे पूछना चाहती थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत को विरासती सियासत ने फिर बचाया और वही आगे लीड कर रही है और वही लेके चलती हुई हमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और ये जमातें इस वक्त एक विरासती जो इंतकाल इक़्तिदार है उससे गुजर रही हैं। पीपल्स पार्टी का तो आप देखिए कोई तीसरा इंतकाल इक़्तिदार है और मुस्लिम लीग नवाज का पहला इंतकाल इक़्तिदार है कि बानी नवाज शरीफ साहब पार्टी के अब वो अपनी बेटी को तैयार कर रहे हैं और उनके हवाले कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने पहले तो मुसलसल ये कहा है कि वो इस तर्ज़ सियासत के ही ख़िलाफ़ है, वो विरासती निज़ाम के ही ख़िलाफ़ है और उन्होंने इस बात की मुसलसल मुखालफत की है। और अभी तक कोई इशारा नहीं है वाज़े, ये पहला इशारा था कि शायद पीटीआई भी इस बात के लिए तैयार हो रही है कि इमरान खान के बाद उनके जानशीन उनके बच्चे होंगे। लेकिन कोई संजीदगी से अभी ये काम शुरू नहीं हुआ। और उसमें फिर एक और चीज़ आप देखिए, वो ये है कि इमरान खान साहब का इन बच्चों से बहुत कम ताल्लुक़ रहा है। वो 21 साल पहले पाकिस्तान से गए थे 2004 में। सुलेमान उस वक्त 8 साल के थे, कासिम उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे। और मुआहदा जो उनका अपनी बेगम जमाइबा खान साहिबा के साथ हुआ था वो ये था कि छुट्टियों में बच्चे वालिद को मिलने आया करेंगे। तो साल में एक आध बार ही उनकी मुलाकात होती थी। और सियासत से वो कितने दूर रहे हैं आप ये ज़हन में रखिए कि जब इमरान खान की मैं यही चीज आपसे पूछने वाली थी, बहुत बड़ा मौका था, वोट टेकिंग पर भी नहीं आया। आपने मरीम नवाज की मिसाल दी, जो खान साहब के बेटे हैं उनका ब्रॉटअप और मरीम का ब्रॉटअप एक जमीन आसमान का हम फर्क इसमें इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वो तो बाहर के पढ़े हैं, बाहर बड़े हुए हैं और सियासत से कोई उनका इस तरह से ताल्लुक भी नहीं है। जबकि मरीम नवाज जो है वो पाकिस्तान में ही रही हैं, फिर उन्होंने सारा सियासी माहौल भी बड़े करीब से देखा है। ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए ये बिल्कुल वजह है, ये इस तरह की वजह है कि ये हिचकिचाहट उनकी होगी कि वो वापस आएँ। अच्छा। लेकिन फिर आप ये ज़हन में रखिए जो पाकिस्तान का, एशिया का, साउथ एशिया का ख़ास तौर पे हमारा जो बेंट ऑफ माइंड है, जो हमारी सोच है, उसमें कैरिज्मेटिक लीडर का सबसे पहला वारिस उसका बेटा होता है। तो अभी इमरान खान साहब मौजूद हैं, सेहतमंद हैं, पार्टी उस तरीके से नहीं सोच रही। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी फैसला किया गया तो उनकी ज़बान की तमाम तर मजबूरियों के बावजूद उनके फॉलोअर्स उनके बच्चों के पीछे इकट्ठे होंगे। ठीक है, चलें, दूसरे सब लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है सगम साहब, आपका कमेंट आ गया। रज़ा साहब आपकी तरफ आती हूँ। बानी पीटीआई कहते हैं कि मेरे बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे, किसी सियासी तहरीक को लीड नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का ये उसूली मौक़िफ़ समझा जाए या किसी बड़े खतरे का खौफ है उन्हें? देखिए मुख्तलिफ अवामिल हैं। ज़ाहिरी बात है, सबसे बड़ी तो बात है कि ख़तरे का बिल्कुल इम्कान है। कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो हैं वो किसी मुश्किल में जाएं। और ये भी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनकी जो वालिदा हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ वो भी इतनी कीन नहीं थी कि उनके बेटे ट्रैवल करें पाकिस्तान, क्योंकि वो यहाँ पर एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है कि हुकूमत जो है वो उनको डिपोर्ट कर सकती है या रोक ले या कुछ ऐसा कर दे। और दूसरा जाहिर बात है कि सिक्योरिटी के थ्रेट्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। हमारे सामने ही जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, दीगर जगहों के ऊपर। मगर दूसरा मामला ये भी है कि अगर उनके बेटे आते हैं पाकिस्तान तो फिर ये जो उनका दावा था 22 साल जिद्दोजहद जिस नारे पर उन्होंने चलाई कि वो मोरसी सियासत के खिलाफ है और वो उसको अपोज करते हैं ख़ानदानी विरासत को, तो वो भी महक मुतासिर होगी। वो एक और बहुत अजीम शान यू टर्न होगा जो कि अगरचे उनकी अंधी अकीदत करने वाले तो नहीं नोट करेंगे, वो तो भी से जस्टिफाई करें, लेकिन जो लोग माकूल लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो भी इस बात से थोड़े नाला हो जाएंगे। तीसरा इसमें एक और इशू है और वो ये है कि अभी ये कंफर्म बात नहीं है, क्योंकि मैं सुन रहा था शेख वकास अकरम कह रहे थे कि अभी डेट का तयन नहीं हुआ, हो सकता है वो वाकई में आ जाए।
तो मेरा ये ख्याल है कि उनको, अगर वो अपने वालिद से मिलने के लिए आना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल आना चाहिए। ये उनका हक है, अपने वालिद से जो 2 साल से पाबंद सलासिल हैं उनसे वो मिले। अगर वो किसी उनकी जिसे कहते हैं किसी जलसे जलूस में शिरकत करना चाहें तो बुनियादी तौर पे वो भी उनका हक है, लेकिन उसमें फिर एक टेक्निकल मसला आ जाता है कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, यानी कि बस पाकिस्तानी पासपोर्ट या आईडी कार्ड नहीं है, तो फिर जो बैरूने मुल्क जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो डोमेस्टिक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। देखिए, जिस तरह के दुनिया में, अमेरिका में अगर आपके पास शहरियत ना हो तो आप वहां वोट नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है, आप किसी कैंपेन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप $2 भी किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नहीं दे सकते। और भी यूरोप में भी इस तरह के कवानीन जो है वो लागू है कुछ ममालिक में। तो वहां पर हुकूमत जो है शायद यही एहतमाल होगा। यकीनन उनके बहुत सारे लॉयर्स तो पीटीआई के अंदर हैं, वो देख रहे होंगे कि कानूनी सिचुएशन का, मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि यहाँ भी बहुत मुतजाद इतलात आई हैं। कुछ लोग कहते हैं वो है पाकिस्तानी शहरी, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं। तो बहरहाल ये भी एक प्रॉब्लम बन सकता है कि वो आए बड़े ही जिसे कहते हैं गज वज के, और आगे आके वो जलसा ना लीड कर सके, कोई जुलूस ना कर सके, तो फिर उनके आने का क्या मकसद होगा। अभी तो जो उन्होंने किया, अमेरिका वो गए, वहां पे उन्होंने मुलाकात की अमेरिकी अवाने नुमाइंदगान के मेंबरान से, वही लोग जो पहले लॉबी करते रहे पीटीआई के लिए। आज उनका वो एक क्लिप भी वायरल हुआ है जहां उन्होंने कहा हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, एक ही सहारा है कि वही मुल्क जिसने बकौल उनके वालिद साहब उनकी रजीम चेंज करवाई और जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को गुलाम बनाया हुआ है, उसी आका की हिमायत और उसकी सपोर्ट लेना इस वक्त एक सियासी हिकमत अमली ठहरी है। हकीकत तो ये है कि उनको यहाँ पे आना चाहिए, मेरा तो ये मशवरा है, वो जरूर आए और वहां के मुलाकातें करें। वो आके पाकिस्तान के वजीर आजम से मिले, वो आके जरदारी साहब से मिले। अगर वो कहेंगे कि वो मिलना चाहते हैं, जरदारी साहब उनको वक्त देंगे, लाजमी लिखवा लीजिए। इवन शहबाज शरीफ भी देंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहते हैं, उनसे भी मिलने का शौक है। इस्टेब्लिशमेंट तो यही कहेगी आप जाके सियासतदानों से बात करें, सियासी हुकूमत से बात करें, वो आके मिलें। अगर वो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों से मिल सकते हैं तो क्या पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो क्या अछूत हैं? क्या वो उनकी कोई हैसियत नहीं है? तो उनको आके बिल्कुल और रजा साहब, अगर वो मिल भी लेते हैं तो एक अच्छी रिवायत जो है वो कायम होती हुई हमें नजर भी आएगी, लेकिन उससे पहले तो जरूरी है कि वो उनका पाकिस्तान आना, अगर वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे तभी तो ये मुलाकातें कर पाएंगे। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। ख्वाजा आसिफ ये दावा करते हैं कि इमरान खान का हर अमल सियासी और माली फवाइद से जुड़ा हुआ है। इस दावे में कितनी सदाकत आपको नजर आती है? हर एक का इससे जुड़ा होता है। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सच कहा है, अपना भी उनका अमल सियासी और माली फवाइद से जुड़ा हुआ। हर सियासतदान का अमल सियासी और माली फवाइद से जुड़ा हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती ख्वाजा साहब ने कौन सी ऐसी गुत्थी सामने लेके आए हैं जो सुलझाई है। बुनियादी बात है, सारी सियासत इन्हीं कामों के लिए की जाती है, सियासी मफाद या माली मफाद। देखिए, आपने कहा कासिम सुलेमान पाकिस्तान क्यों नहीं आए? सियासी तहरीक है, ख़ानदानी तहरीक नहीं है। ये फ़र्क है एक सियासी और ख़ानदानी तहरीक में। दो ऐसे बच्चे जिनकी परवरिश बाहर के हुई है माशरों के अंदर, वो पाकिस्तानी सियासत में आके कैसे छलांग मार के आ सकते हैं? हाँ, उसका असर आ सकता है। पाकिस्तानी भी अजीब किस्म के लोग हैं, किसी के पीछे लग जाते हैं। हाँ। एक पाइड पाइपर चाहिए, और अगर कोई ताल्लुक है किसी शख्सियत के साथ तो बिल्कुल ही उसके, वो ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी में बात करते हो और इनको समझ ना आती हो, फिर तो बहुत ही पीछे लग जाते हैं। मैं इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, वरना हमारी मिसालें इस तरह की पाकिस्तान में हैं। लेकिन मैं उधर मुकाबला खुदा न खास्ता हरगिज़ नहीं कर रहा। ये 16-18 साल के नौजवानों की बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में सियासत करना एक बहुत मुश्किल मरहला, मुश्किल आजमाइश है। मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चे जो बाहर परवरिश पाए हैं और अभी इतने यंग हैं और इस अमल से नहीं गुजरे, वो किसी तरीके से भी असरअंदाज हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर तो कभी भी किसी भी कानून बना के उनको अंदर किया जा सकता है, तोड़ फोड़ का, किसी और चीज़ का। अगर आ भी जाएं और ये सब कुछ कर लें, सब ठीक हो जाए और वो कोई एक तहरीक को लीड भी कर लें, तो कोई कानून बना के। अब यहाँ पर तो पाकिस्तान में तरीका है हमारा कि हम अगर मुजरिम जो है खामंद है, बीवी को अंदर कर देते हैं, भाई को अंदर कर देते हैं, बाप को अंदर कर देते हैं, चौथे दिन खुद ही मान जाता है कि हाँ सब कुछ मैंने किया। इसके बारे में लतीफ़े भी हैं, लेकिन उनके गुंजाइश नहीं है। आपका जो सवाल आपने किया ना, बहुत ही ज़बरदस्त और बुनियादी सवाल जनूबी एशिया की मिसाल दे के किया, और इसको हमें आज अपने आप पे देखना चाहिए।
कि क्या ये जो हमने निज़ाम चलाया है, क्योंकि सियासत दो तरह की होती है ना, या नज़रियाती होगी और या वो असर रसूख और ताकत के हसूल के लिए होगी। नज़रियाती सियासत मुझे लगता है जनूबी एशिया में बीजेपी कर रही है, इसलिए ख़ानदानी नहीं है। और ख़ानदानी जो है वो असर रसूख और ताकत की सियासत है, जो कि आपको दूसरी साइड पे धड़े में नज़र आती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज धड़े हैं। जब आप धड़े बना लेते हैं तो धड़े का एक हेड भी हुआ करता है, अब वो बन जाता है हमारा पॉलिटिकल लीडर, वो बाद में वज़ीर आज़म भी बन सकता है। अब मुझे इसको स्टडी करना है, और मैं चूंकि फाउंडेशनल इश्यूज के ऊपर ज़्यादा जाता हूँ, मैं उसकी जो 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 बी हैं, जो उसकी वो उसको एड्रेस करना चाहता हूँ कि खराबी किधर है। ये पाकिस्तानियों का निज़ाम या इस एशिया के, जनूबी एशिया के लोगों का निज़ाम ऐसा है कि बादशाहों को, कोई वज़ीर आज़म भी हो तो उसको बादशाह बना के रखते हैं, बादशाहों की इतनी आदत पड़ चुकी है। या ये कि जो पार्लिमानी निज़ाम जो एक पढ़े लिखे तबके में, जो कि बरतानिया में चला, वो पाकिस्तान में नहीं चल पा रहा, क्योंकि हम यहाँ पे तो एक और तरीके से रियाया के तौर पे हमेशा बिहेव करते रहे, और रियाया के तौर पे हम देखते हैं लोगों को, कहा हाँ क्या वज़ीर बादशाह साहब है। अब मैं सोचता हूँ अपने दिमाग में कि अगर मिसाल के तौर पे हम पार्लिमानी निज़ाम जो हमने बरतानिया से लिया है मुस्तार और उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर हम इसको सदारती निज़ाम में कन्वर्ट करें जिसके अंदर के हर एक को इजाज़त है, यानी एक सिंगल आदमी है उसमें 60 आदमी सदारती निज़ाम में दाखिल हो जाए, प्रॉब्लम यह है कि उसमें भी वोट धड़ों के सूरत में ही पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा निज़ाम अब ऐसा बन चुका हुआ है। वरना कोई एक ऐसा आदमी जो अपने आप को काबिल समझता हो, जिसको दुनिया काबिल समझती हो, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है जी। कि अगर वो सदर बन सकता है, क्या बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्या हमारा जो सब बिगाड़ है ये सीधा हो सकता है? यानी मुझे अजीब से ये सवालात हैं, मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि हमने अपने आप को उलझा बहुत लिया है, बिल्कुल, या हमने वो रस्ते अपना लिए जिसके हम काबिल नहीं थे। ये वो चीजें जो कि आपके सवाल से निकलती हैं, और बहुत ही वैल्यूएबल ये डिस्कशन है। जब भी घबराना नहीं चाहिए अपनी अपनी फाउंडेशंस को एड्रेस करते हुए, अपनी फाउंडेशंस को एड्रेस करते हुए हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारी नीयें ही खराब तो नहीं लग गई थी, और फिर उसमें तब्दीली या उसकी जो है उसके सही वाले रास्ते की तरफ जाना चाहिए कि हम सही रास्ता कौन सा अपना सकते हैं। हमाद साहब आपकी तरफ आते हैं कि पाकिस्तानी अवाम वाकई जो है ख़ानदानी सियासत को रद्द कर सकते हैं, या सिर्फ ये एक नारेबाजी या बयानिए तक महदूद है कि जी ख़ानदानी सियासत अब मज़ीद नहीं चलेगी? पाकिस्तानी तो मौरूसियत को पसंद करते हैं सियासत में। हमने जो अब तक देखा है वो तो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। एक फैमिली में वो बच्चों से अब तक चली जाती है, बाप से या बीवी तक चली जाती है या बच्चियों तक चली जाती है, तो अवाम तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसकी कुछ वजूहात हैं। पहले वजूहात में जाने से पहले मैं इमरान खान साहब की वजह हम देख लें। खान साहब ने उसको एक गाली बनाया, उन्होंने कहा मौरूसियत तो बहुत ये बुरी चीज़ है, ये तो ग़ुलामी है, एक आके बंदा खून की वजह से आके बैठ जाता है और इतने बड़े लोग पीछे खड़े हो जाते हैं, ये गाली है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, क्योंकि उनमें ये सूरत हाल थी, लिहाजा वो इसको अपना एक उन्होंने नारा बनाया, मरकज़ी नारा। अच्छा, अब दूसरी तरफ अलीमा खान अब हिस्सा ले रही हैं, बुशरा बीबी ने लिया कुछ अरसा, अब उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका जाकर लॉबिंग कर रहे हैं, और पार्टी में उनका एक मौसर किरदार है। अलीमा खान साहबा का तो हम सब जानते हैं कि क्या उनका किरदार है। सो यानी पहली दफ़ा जब उन्होंने ज़रूरत पड़ी तो वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले तो ज़रूरत नहीं थी ना उनको। तो जिस तरह हमने और बहुत सी उनकी बातें देखी, जैसे वो इलेक्टेबल्स को एक गाली कहा करते थे और IMF को, और वो बहुत सी बातें ऐसी थी जिनको वो गाली कहा करते थे, और बाद में फिर जब वो ज़रूरत पड़ती है तो वो हट जाते हैं अपने मौक़िफ़ से। तो इस मामले में भी हमें बड़ी सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। मौरूसियत की तरफ आइए, मौरूसियत उसूली तौर पर अच्छी है या बुरी, ये तो आवाम फैसला करते हैं ना। हमारे यहाँ पे पार्टियाँ कमज़ोर हैं, उसकी वजूह हैं पार्टियों की अपनी खराबियाँ, और बाकी उन पार्टियों के साथ छेड़छाड़ भी होती है बाहर से, वो भी हम जानते हैं। तो इस वजह से अगर वो मौरूसियत उसमें आ जाती है तो आवाम जब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगे वो मौरूसियत चलती नहीं है। यानी आप किसी को भी लीडर तो नहीं बना देते। यानी नवाज शरीफ साहब, अब मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ, अपने भाई को उस तरह सियासी तौर पर महबूब लीडर तो नहीं बना सकते। वो एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं, मैनेजर बना सकते हैं, बड़े इफेक्टिव मैनेजर बना सकते हैं। वो इसी तरह अब हमजा दूसरे और उन्होंने फैमिली में कोशिश की, वो किसी को लीडर इस तरह नहीं बना सकते। लीडर वही बनेगा चाहे मौरूसियत भी हो।
जब तक आवाम की ताईद उसे हासिल नहीं होगी। और अगर हम अपनी जमहूरी तारीख पे नज़र डालें तो हमारी जमहूरियत जो छोटी मोटी बचती बचाती आ रही है आज तक, उसमें ये मौरूसियत का बड़ा मुस्बत किरदार है। यानी फातिमा जिन्ना से लेकर और नुसरत भुट्टो से लेकर और बेनज़ीर से लेकर और फिर मरीम नवाज का जो किरदार, ये सारे किरदार आपको नज़र आएंगे कि जमहूरियत की पटड़ी पर दोबारा चढ़ाने में इनका क्या किरदार था। तो अब ये लंबी बात, अब आखिरी कंक्लूड करता हूँ कि वो बच्चे यहाँ पर आएंगे क्या करने, नहीं आ रहे या आ रहे हैं, उन्होंने क्या करने आना था। जैसे दोस्त ने बात भी की भाई, यहाँ पर या तो वो जलसा जलूस को यहाँ पर हंगामा करने आ रहे हैं, यलगार करने आ रहे हैं, या वो आकर लोगों से पार्लियामेंट से और जो कानूनी रास्ते हैं वो इख्तियार करने आ रहे हैं। क्योंकि उनकी पार्टी की तो सूरत हाल यहाँ पर ऐसी नहीं है, एक इंतशार की हालत है। एक कार्ड के तौर पर वो आ तो सकते थे, लेकिन वो यहाँ आके करें क्या। हाँ, अगर वो ये रास्ता इख्तियार करें कि हम अपने वालिद साहब को समझते हैं कि इन्हें बंद जो किया गया है इसमें कानूनी सुकम मौजूद हैं, और वो आकर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुफ्तगू करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो करना चाहिए उनको, वो कर सकते हैं। अगर वो अपनी एफर्ट डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, इसमें कोई बुराई नहीं। या फिर मुलाकातें भी कर लें, जैसे कि हमारे पैनल ने कहा भी है। चले जी, आते हैं ब्रेक के बाद। जब दोबारा हाजिर होंगे तो इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे 30 जुलाई यानी आज का दिन दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन इंसानों की आज़ादी, वक़ार और ज़िंदगी के हक की पामाली के खिलाफ इज्तिमाई बेदारी का दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई तरक्की पजीर ममालिक में इंसानी स्मगलिंग एक मुनज़्ज़म माफिया बन चुका है, जो मुआशी मजबूरियों, बेरोजगारी और रियासती कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर नौजवानों को खतरनाक रास्तों पर धकेल देता है। पाकिस्तान के लिए ये दिन खुसूसी अहमियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 वर्षों में तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद एशियाई बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर समंदरी और ज़मीनी रास्तों से यूरोप पहुँचे, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सरे फहरिस्त है। खतरनाक बात यह है कि ये नंबर हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहा है। 2020 में सिर्फ 3,000 अफराद थे, जबकि 2024 में 39,000 अफराद ने खतरनाक समंदरी और ज़मीनी रास्ते अख्तियार किए, जिनमें से 70% पाकिस्तानी इटली के रास्ते यूरोप में दाखिल हुए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 68% पाकिस्तानी बेरोजगारी, खराब मुआशी हालात और बुनियादी सहूलियत मुयस्सर न होने की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क्स नौजवानों को रोजगार, बेहतर जिंदगी और यूरोप के ख्वाब दिखाकर मौत के सौदागरों के हवाले कर देते हैं। सैकड़ों नौजवान समंदर में डूबकर जाम बहक हो चुके हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बेशुमार आलमी और मुल्की कवानीन और एक्ट्स मौजूद हैं, मगर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो पाता। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स, इनसे जुड़े सरकारी एहलकारों और जालसाज एजेंट्स के खिलाफ फौरी और अमली कार्रवाई करे। इसी के साथ अवामी आगाही, महफूज कानूनी हिजरत के रास्ते और बैरून मुल्क मुलाजमतों के शफाफ मौके फराहम करना भी वक्त की अहम तरीन जरूरत बन चुका है। रियासत को बयानात से आगे बढ़कर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया, इनके सरपरस्त एहलकारों और जाली एजेंट्स के खिलाफ भरपूर और बेरहम कार्रवाई करना होगी। इसके साथ ही साथ महफूज और कानूनी हिजरत के रास्तों को फरोग देना, बैरून मुल्क रोजगार के लिए शफाफ और काबिल एतमाद स्कीमें फराहम करना और अवाम में शऊर उजागर करना वक्त की अशद ज़रूरत है। बसूरत दीगर ये खूनी कारोबार मज़ीद नौजवानों की जिंदगियों को निगलता रहेगा। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि 30 जुलाई इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन, 2024 में 39,000 अफराद गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल हुए, 70% पाकिस्तानी, सैकड़ों अफराद समंदर बुर्द हो जाते हैं। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग रोकने में क्यों नाकाम है? रजा साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही संगीन मसला है और मुझे खुशी है कि आज हम इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमारे मीडिया में यही मसला होता है कि इस तरह के मामलात और मौज़ूआत पे बात कम होती है, जो कि अवामुन्नास और पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज होते हैं। देखिए, आपने इस रिपोर्ट में आदाद शुमार जो बताए हैं वो बहुत ही होशरुबा किस्म के हैं, और हम आए दिन देखते हैं कि कश्तियाँ डूबती हैं, वो यूनान के किनारे हों या इटली के किनारे हों, और जिस तरह से यहाँ से बेचारे मासूम बच्चे बैठ जाते हैं, एक बेहतर एक मुस्तकबिल का ख्वाब देखते देखते वो कहीं और पहुंच जाते हैं। मगर महक, यहाँ पर जो मामला है ये बहुत पेचीदा है। ये सिर्फ एक जो हमारे लोकल कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन से नहीं होगा। जाहिर बात है, सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पे नेटवर्क्स हैं ट्रैफिकिंग के, स्मगलिंग के, इंसानी स्मगलिंग के, उनके ऊपर क्रैकडाउन तो करना होगा, जिसमें हमारी बहुत सारी सरकारी जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व होती है। खुसूसन FIA का नाम तो बारहा इसके ऊपर आता है, और प्राइवेट जो
नेटवर्क्स हैं या मैं कहूँगा माफिया है जो झांसा दे के लोगों से पैसे जमा करके उनको इस खतरनाक डगर पर भेजते हैं। उनका क्या रोल होता है? पुलिस, लोकल पुलिस का काम होता है, इंटेलिजेंस का काम होता है, उसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मगर दूसरी जानिब जो है ये आगे जाकर जो मजीद बैनुल अक़वामी रिंग्स हैं ट्रैफिकिंग के, इनका उनसे ताल्लुक होता है। ये उनको भी पैसे देते हैं। मेरी खुद बहुत से इटली में मैं 2 बार गया हूँ और मेरी इस तरह के यंग पाकिस्तानी से काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं और मैं उस पर लिख भी रहा हूँ कि जो बताते हैं कि किस तरह से हर कदम के ऊपर उनको 800 यूरो, 2000 यूरो, 500 यूरो मुख्तलिफ इस तरह की जो ट्रैफिकिंग रिंग्स हैं पूरे रास्ते में पाकिस्तान से लेकर आगे यूरोप तक अदा करने पड़ते हैं और वो उनके खानदानों के ऊपर भी बोझ होता है और फिर बाज़ औक़ात तो उनको जाके वो लौटाने होते हैं पैसे। अगर वो लोन ले लेते हैं तो फिर वो एक तरह की गुलामी में आ जाते हैं। मगर जो सबसे अहम बात ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसका जब तक वो नहीं होगी, जब तक दीगर ममालिक ख़ुसूसन वस्ती एशिया के अंदर या ये जो शुमाली यूरोप के अंदर जो ममालिक हैं, सर्बिया हो गया, ग्रीस हो गया, जिस रूट से ये जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर जब तक वहाँ पे क्रैकडाउन नहीं होगा मामला ठीक नहीं होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अपने मुल्क में वो हालात पैदा करने होंगे कि यहाँ से लोग जाने का ना सोचें, क्योंकि 60% से ज्यादा जो लोग जाते हैं अपनी जान से खेल कर वो ये कहते हैं कि वो उनके पास रोजगार नहीं। यानी आप अपनी चीजें इतनी ठीक करें कि आपके नौजवान ये सोचे ना कि हमें बाहर के मुल्क जाके काम करना है और कमाना है। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं, हजारों पाकिस्तानी अरब में या तो भीख मांगते हुए नजर आते हैं या फिर जेलों में होते हैं, हजारों समंदर बुर्द हो जाते हैं, हजारों ऐसे जो अब भी तैयार हैं कि हमें बैरून मुल्क जाना है और काम करना है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो जाए। इसमें नाकामी किसकी है, वजह क्या है? नाकामी तो देखिए पूरे पाकिस्तान की है, जहाँ पर ये चॉइस हो कि आप भूख से मर जाएं या आप एक रिस्क ले लें कि किसी और जगह पे पहुँच के वहाँ पे शायद कुछ कमाने का मौका मिल जाए। जिस मुल्क की तकरीबन 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो, तो वो और बेचारे क्या करें। तो एक तरफ मौत है जो कि शोर मौत है भूख से, दूसरा हाल। लेकिन घर से शुरू करते हैं ना, मईशत तो एक चीज़ होगी, उसका एस्पेक्ट नौकरियाँ नहीं है, लोग बेचारे गुर्बत से मर रहे हैं। दूसरी बात, पंजाब, सिंध और अब तो बलूचिस्तान के भी बहुत सारे लोग, अब उसके अंदर ये एक इस्टेब्लिश्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो कि ये काम करते हैं। ये लोग पंजाब और सिंध के लोगों को जो कि इस किस्म के पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, 10वीं की है, 12वीं की है, BA भी किया हुआ है, लेकिन नौकरी नहीं है, तो वो फिर उनको लेके पैसे के एवज उनको बाहर लेके जाते हैं। ये एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पंजाब के हार्ट का बिजनेस है। अगर किसी माई के लाल में कोई दम है तो इसको टैकल करके दिखा दे, अगर कर सकता है तो वेरी क्रिटिकल। तीसरी बात, ज़ायरीन की शक्ल के अंदर हमारे जो हम जाते हैं ना मकामात मुक़द्दसा के लिए, चाहे वो उम्रा हो, चाहे कुछ और हो, चाहे वैसे मज़ारात हो, बेशुमार इधर एक और खाना खुला हुआ है इस तरफ लोगों के बाहर ले जाने का। ट्रैफिकिंग जिसे कहते हो, ट्रैफिकिंग ये ट्रैफिकिंग है। बाकी ह्यूमन स्मगलिंग कह लो, ह्यूमन स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग की क्या है दुनिया भर में। जब से आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बने हैं और जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट फैला है, तो जिस किस्म की वाहियात किस्म की चीज़ें चल रही हैं, औरतें स्मगल होती हैं गलत कामों के लिए। पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए दुबई ने, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के धब्बे लगे कि मैं TV पे बैठ के नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा आप अपने मामलात को रोकें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा दुबई का मुआशरा तबाह हो रहा है। ये हकीकत है, हमें इसको फेस करना पड़ेगा। ये हम वो लोग हैं, ये जो स्मगलिंग है, दुनिया भर में स्मगलिंग के रिंग्स हैं। इस वक्त NGOs और UNO के नीचे इस वक्त ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ऐसी खवातीन को ढूंढते हैं जिनको ज़बरदस्ती, ईस्ट यूरोपियंस इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। ये तमाम स्मगलिंग हुआ है, ये तमाम ट्रैफिकर्स हैं जो कि लोगों को, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं, इस काम में मुलव्वस कराते हैं। तो ये दुनिया भर के अंदर ये वो बदकिस्मतें, वो इल्लतें हैं जो कि दुनिया एक तरफ से ग्लोबलाइज्ड होके बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ये इल्लतें हैं। जब एक प्रेस, यानी शहजाद साहब बड़ी मुनज़्ज़म चेन है जो कि चल रही है और इसको तोड़ने के लिए एक बड़ी ज़रूरी कार्रवाइयाँ, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त में कह सकें कि ये चीज़ कम हुई है ना कि बड़ी है। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। 40,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है ईरान जाकर स्लिप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इसके अलावा 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बर्मा, कंबोडिया के जंगलात में फंसे हुए हैं। जिम्मेदार किसको समझते हैं आप, इन अफराद को या फिर इस निज़ाम को? देखिए, हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों होता है, तब जिम्मेदारी का तयन होगा।
सबसे पहले तो लॉ इन्फोर्समेंट की, हुकूमत के इदारों की नाकामी है कि वो इन भेड़ियों से अवाम को, हमारे नौजवानों को बचा नहीं पाते। ईरान, तुर्की, लिबिया के सहराओं में इन लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। आप कहानियाँ सुनकर देखिए, जो वापस आते हैं, बच निकलते हैं, वो वहाँ के क्या हालात बताते हैं। समंदरों में किश्तियाँ उलटती हैं और एक एक किश्ती में 300 पाकिस्तानी भी डूबे हैं। और इन हालात के बावजूद इतने बड़े मुनज़्ज़म नेटवर्क्स को हुकूमत रोकने में नाकाम रहती है। पहली नाकामी। दूसरी बात कि लोगों को अवेयरनेस देना, आगाही देना। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर नौजवानों को मसला क्या है, इतनी मायूसी क्यों है, वो पुश फैक्टर्स कौन से हैं। देखिए, दो चीज़ें हुआ करती हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। आखिर कोई चीज़ें हैं जो इन नौजवानों को पाकिस्तान से बाहर धकेल रही हैं इतनी बड़ी तादाद में, वो मौत का सामना करने को तैयार हैं, और उसके बदले में वहां पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी तरफ खींच रही हैं। तो वहां वाली चीज़ें यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पर रोज़गार क्यों नहीं है, यहाँ पे तालीम क्यों नहीं है, यहाँ पे सेहत क्यों नहीं है कि वो जाने का न सोचें, यहाँ पे उम्मीद क्यों नहीं है। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसानी स्मगलिंग हो रही है, और फिर इंसानी स्मगलिंग के नतीजे में ये लोग इंसानी ग़ुलामी का शिकार होते हैं। देखिए, मेरे ख्याल हफ्ता पहले की बात है जब हमने उस खबर पे डिस्कस किया था कि 40,000 पाकिस्तानी वो गुम हो चुके हैं, और उनमें से पता नहीं कितने वहाँ पे ग़ुलाम बना लिए गए मिडिल ईस्ट में, जिनमें से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ियारत के लिए गए थे। लेकिन याद रखिए, हर साल कोई 25,000 पाकिस्तानियों को ईरान पकड़ के वापस भेजता है। ये तो वो हैं जो गैर कानूनी जाने वाले पकड़े जाते हैं। स्लिप कितने हो जाते हैं वो हमें पता नहीं है, और कितने लोग जाते हैं जो वीज़ा लेकर जाते हैं, जिनमें ये 40,000 का कह रहे हैं कि वो वहाँ पे गायब हो चुके हैं, लेकिन असल तादाद शायद ये भी ना हो। सही बात है, बिल्कुल। और इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए ना, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। हमाद साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्या महंगाई, बेरोजगारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पाकिस्तानियों को मजबूर करे कि किसी भी कीमत पर बस पाकिस्तान से जाना है हमने? पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, इलीगल इमिग्रेशन एक मसला है, और दूसरा मसला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो चीज़ ये है कि हम क्या कहते हैं कि भाई फ्रॉड से, चीट करके, सब्ज़ बाग दिखाकर आप लोगों को बाहर ले जाते हैं। ये कुछ और चीज़ है जिसकी तरफ इशारा भी किया गया, शहजाद साहब ने किया कि फिर वो जिनसी धंधे में शामिल होते हैं, वहाँ जाके जबरी मुशक्क़त ली जाती है उनसे, इलीगल उनको वहाँ पर रखा जाता है ख़ास माहौल में अपने कब्ज़े में, और फिर उसमें फोर्स मैरिजेस भी हैं, उसमें ऑर्गन रिमूवल के केसेस भी रिपोर्ट हुए, उसमें बहुत कुछ होता है। वो एक मुख्तलिफ बात है, ये पहली हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। 5 करोड़ लोग अकॉर्डिंग टू यूएनओ ये इस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हैं दुनिया में, और ये जो ट्रैफिकिंग है इसमें 70% औरतें और बच्चे शामिल हैं, ये जहन में रखिए। अच्छा, इसका अब हल क्या है? हल ये है कि हल की तरफ जाने से पहले ये इशारा ज़रूरी है कि ये मसला बढ़ रहा है, दुनिया में गुर्बत बढ़ रही है और ये मसला बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ भी यही बात है। जो हम 40-45% कहते हैं लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए हैं, वो यही मसला है। अच्छा, फिर इसमें और क्या होने जा रहा है? ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ने का अंदेशा है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया में। अच्छा, इसके अलावा ये जो जंगें हो रही हैं, ये सारी चीज़ों का अफेक्ट पड़ रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रही है। यानी लोगों को लगता है कि हालात हमारे लिए बहुत तंग हो गए हैं, हमें यहाँ से निकलना है और हर हाल में निकलना है। तो इसका हल क्या है? वो 3 P's एक प्रोटोकॉल है, प्रोस्क्राइब, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन बहुत मुश्किल हो गई है, इसलिए कि जो रिक्रूटमेंट है ना अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है। तो ये आप माफियाज को पकड़ते भी हैं तो किसी खास इलाके में नहीं, अब ये हर तरफ से रिक्रूट करते हैं, लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं। तो इसका हल तो है वो बड़ा तवील है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे, इसकी बहुत लंबी मुशक्कत है, और ये अगर आप पूरी विल के साथ करेंगे उसी सूरत में कोई इसका लेकिन हमाद साहब, फिर वही बात है ना, विल होने भी हम इन चीज़ों पर काबू पाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करूंगी। कल इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।